Ignited Minds Tutorials has recently uploaded a comprehensive video on the topic of understanding secularism for the Class 8 CBSE SST, Civics. Curriculum. This chapter covers the concept of secularism, its importance in a diverse society, and the ways in which it is practiced in India. The video provides a detailed explanation of the secular nature of the Indian constitution, the role of the state in maintaining religious neutrality, and the significance of secularism in promoting harmony and equality among different religious communities. Moreover, it discusses the challenges and debates surrounding secularism in India, such as the issues of uniform civil code and the role of the state in religious matters. The video also emphasizes the need for tolerance, respect, and understanding among people of different faiths in order to uphold the principles of secularism in the country. By watching this video, students can gain a deeper understanding of the concept of secularism and its relevance in contemporary Indian society. It is an invaluable resource for Class 8 CBSE students studying SST, Civics, and for anyone seeking to grasp the complexities of secularism in the Indian context. We'll start with this chapter, Understanding Secularism, जो आपका बेसिकली एक सिविक्स का चैप्टर है. ठीक है. सेक्युलरिज्म मतलब क्या होती है? व्हाट इज इट? सेक्युलरिज्म मतलब ये होता है कि किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट कोई एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता. गवर्नमेंट कैन हैव नो पार्टिसिपेशन इन प्रमोटिंग अ रिलीजन. ठीक है, इसको बोलते हैं हम सेक्युलरिज्म. ठीक है, तो अगर किसी रिलीजन को हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब सारे रिलीजन को हम सेम ही मानेंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ओके. So we will talk about secularism. तो what is secularism? God is too big to fit into the religion. तो इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई साहब गॉड को किसी एक रिलीजन में फिट नहीं करना है. अलग अलग लोग हैं, अलग अलग रिलीजन्स मान रहे हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि गॉड इसी रिलीजन में है या इस रिलीजन में है या इस रिलीजन में है. ठीक है, गॉड इज टू बिग टू बी फिट इनटू वन रिलीजन. इसका मतलब ये है सेक्युलरिज्म. ठीक है, ओके. तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. इमेजिन योरसेल्फ एज अ हिंदू और अ मुस्लिम. ठीक है, हिंदू और मुस्लिम लिविंग इन अ पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वेयर क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म इज वेरी पावरफुल. अभी ज़्यादा करके हम यहाँ पे इंडिया में रहकर इस चीज़ को समझ ना पाएँ, लेकिन समझ लो आप एक हिंदू हैं या मुस्लिम हैं एंड यू आर स्टेइंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहाँ पे क्रिश्चियनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है. क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म है. क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म है मतलब उनके ही लोगों को पार्शियलिटी होती है, उनके ही लोगों को प्रमोट किया जाता है, उनके ही लोगों की देखभाल की जाती है, उनके ही लोगों के लिए पॉलिसीज बनती हैं. ठीक है, ऐसा कुछ है. लेट्स से द गवर्नमेंट इज ओपनली सपोर्टिंग क्रिश्चियंस. ठीक है, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट है. सपोज दैट डिस्पाइट बीइंग अ यूएस सिटीजन नो वन इज विलिंग टू रेंट देयर हाउस टू यू. तो जैसे समझ लो कोई भी अपना हाउस आपको रेंट में नहीं देना चाहता है. ठीक है, कोई भी आपका हाउस किसी सोसाइटी में आपको बेचना नहीं चाहता है. इस तरीके का कोई सिचुएशन वहाँ पे है. ठीक है, ओके. सो हाउ वुड दिस मेक यू फील? आपको कैसा फील कराएगा ये? ऑब्वियसली गलत फील कराएगा. ठीक है, एज इफ यू आर नॉट वांटेड. वुड इट नॉट मेक यू फील रिजेंटफुल? रिजेंटफुल मतलब क्या होता है? क्या ये क्या है? मतलब आपको एक ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है. रिजेंटफुल, इट विल मेक यू रिजेंटफुल. ठीक है. What if you decided to complain against the discrimination and we are told to go back to India? तो आपने क्या किया? Let's say आपने यूएस गवर्नमेंट में जाकर कंप्लेन करने की कोशिश की कि ये जो हो रही है वो पार्शियलिटी है, ये जो हो रही है वो एक कम्युनिटी को सपोर्ट किया जा रहा है. एंड गवर्नमेंट ने क्या बोला? एक काम करो, तुमको नहीं पसंद है ना, जाओ इंडिया वापस जाओ. तो क्या ये सही है? क्या ये आपके साथ सही हो रहा है? ऑब्वियसली नॉट. ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं सेक्युलरिज्म. इसलिए बहुत ज़रूरी है. Would this not make you feel angry? So the answer is definitely yes. It would make you feel angry. Your anger could take two forms. अभी जब आप गुस्से में आ रहे हैं तो दो चीजें हो सकती हैं. ठीक है, you might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in a majority. तो आपको भाई साहब यहाँ पे जो आपका गुस्सा है वो कैसे निकलेगा? वो आप बोलोगे कि अच्छा आज यहाँ पे क्रिश्चियन मेजॉरिटी है और हिंदूज और मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है तो हमको ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा है. तो जहाँ पे क्रिश्चियंस माइनॉरिटी में हैं और जहाँ पे हिंदूज मेजॉरिटी में हैं या मुस्लिम्स मेजॉरिटी है तो उनके साथ भी ऐसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए. है ना? आप इसको ऐसे बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे अपने एंग्रीपन से. ठीक है, ओके. और दूसरा क्या सोचेंगे भाई साहब? यू मे फाइट
stating that no one should be discriminated against on grounds of the religious practices and beliefs. तो आप फाइट कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं, आप केसेस बना सकते हैं, आप पुलिस केस कर सकते हैं, ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका एंगर का दो पार्ट है, एक तो बदला लिया जाए भाई साहब, अच्छा ठीक है हम माइनॉरिटी में, क्रिश्चियंस मेजॉरिटी में, तो हमारे पर अत्याचार हो रहा है, तो ऐसे कंट्रीज या ऐसे जगह जहाँ पे क्रिश्चियंस आपके माइनॉरिटी में है या हिंदूज या मुस्लिम्स मेजॉरिटी में, तो उनके ऊपर अत्याचार होना चाहिए, टिट फॉर टैट जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। सो इस तरह से आपके दो एंगर के रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, इस जाति के दो रिएक्शंस हो सकते हैं। दिस स्टेटमेंट रेस्ट्स ऑन द assumption that all forms of domination related to religion should end. तो जितने भी आपके डोमिनेशन है रिलेटेड टू रिलीजन दे शुड एंड, ये भाई साहब खत्म होने चाहिए, ठीक है। ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड, ठीक है, सारा डोमिनेशन जो रिलेटेड टू रिलीजन है वो एंड होना चाहिए। दिस इज द एसेंस ऑफ सेक्युलरिज्म। In this chapter, you will read more about what this means in the Indian context. ठीक है, history provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion. तो हम देखते हैं बहुत सारी चीजें हैं हिस्ट्री में, ठीक है, जहाँ पे हमको दिख रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन होता है, एक्सक्लूजन होता है, ठीक है, और परसिक्यूशन होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। रिलीजन के आधार पे बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी कम्युनिटीज़ में, बहुत सारे रीजन्स में हमने देखा है अत्याचार होते हुए, ठीक है। तो एक कम्युनिटी को पूरा, यू हैव रेड अबाउट द ज्यूज, तो अभी अगर आप देखोगे ज्यूज जो थे वेर परसिक्यूटेड इन हिटलर्स जर्मनी एंड हाउ 7 मिलियन वर किल्ड। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था 1939 से 1945, ठीक है, हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, नाजी पार्टी, इन्होंने भाई साहब 6 मिलियन ज्यूज को मारा था, 6 मिलियन ज्यूज को। और ऐसा नहीं कि मतलब लड़ाई करके मारा था, वॉर में मारा था, ऐसे टॉर्चर करके मारा था, ठीक है। गैस चेम्बर्स हुआ करते थे, ऐसे भाई साहब चेम्बर्स होते थे जिसमें 100 लोगों को, इतना ही बड़ा रूम हुआ करता था, 100 लोगों को एक साथ ठूस दिया जाता था और ऐसे पॉइजनस गैस रिलीज किया जाता था। पीपल वेर चोक्ड टू डेथ, ठीक है। ऐसे भाई साहब आपके डेथ फैक्ट्रीज चल रहे थे, दीज वेर नोन एज डेथ फैक्ट्रीज। तो होता क्या था, ये ज्यूज को, मतलब हिटलर और उसकी नाजी पार्टी ने कसम खाया था कि सारे ज्यूज को मार डालेंगे, ठीक है, दे विल किल ऑल द ज्यूज। और इन ज्यूज को मारने के लिए मतलब उन्होंने सिर्फ जर्मनी के ज्यूज को नहीं मारा, उन्होंने बाकी दुनिया भर के जगहों से ज्यूज को उठाकर लाकर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स होते थे ऐसे, ठीक है, दीज वेर नोन एज कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। यहाँ पे क्या करते थे भाई साहब, सारे जगह से ज्यूज को लाकर इकट्ठा किया जाता था। तभी हिटलर के राज्य में या जर्मनी बहुत पावरफुल हो चुका था और जर्मनी ने बहुत सारे अलग अलग राज्यों पे अपना कब्जा जमा लिया था, ठीक है। सो व्हाट ही यूज्ड टू डू इज कलेक्ट दीज पीपल फ्रॉम हियर एंड कॉन्सेंट्रेट देम इन जर्मनी, और फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में इनको टॉर्चर किया जाता था। ज्यूज बेसिकली देखिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी में दो कम्युनिटीज़ हैं एक्चुअली, ठीक है। एक ज्यूज हैं जो जीसस को नहीं मानते हैं, या जीसस को नहीं मानते, या जिस फॉर्मेट में जीसस को माना जाता है एक्चुअल कैथलिक कम्युनिटी में उस तरह से नहीं माना जाता है, ठीक है। सो ये एक कम्युनिटी है, दिस इज बेसिकली अ कम्युनिटी। और ऐसा लोग मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट को जिन्होंने क्रूसीफाई किया था, मतलब कील ठोक जो उनको मतलब ये किया था, दे वेर जूस। इसीलिए कैथलिक कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी में और जूस में ये क्लैश है, ठीक है। तो क्रिश्चियन कम्युनिटी ये मानती है कि ये जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था जूस ने, एंड हेंस दे आर हमारे भाई साहब ये दुश्मन है। यही नहीं है, दूसरे भी और भी रीज़न है। जूस बेसिकली क्या है, बहुत बड़े बिजनेस क्लास हैं, इनके लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अभी क्रिश्चियन कम्युनिटी क्या होती है, वो मतलब पढ़ेगी लिखेगी फिर एक अच्छा काम करेगी, ऐसा है। ज्यूज़ में ऐसा नहीं है, ज्यूज़ में कोई भी काम मिल जाए वो कर लेंगे, ठीक है। वो भाई साहब जूता सिलना हो या भाई साहब कोई प्लम्बिंग का काम हो या इलेक्ट्रिशियन का काम हो, और इसीलिए ये बहुत सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में मारवाड़ी और गुजराती, ये लोग भाई साहब सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी है ना। तो उसी तरह से आपके यूरोप में जूज वेरा सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिटी। तो अगर देखो इंसानी प्रवृत्ति है कि हमारे घर में क्या हो रहा हो, ठीक है, चल रहा है कैसे भी, लेकिन पड़ोसी में अगर बहुत सारा पैसा है और पड़ोसी वाले बहुत पैसा बना लेते हैं तो एक ईर्ष्या पैदा होती है ना, एक जेलसी पैदा होती है। तो पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी देख रही थी कि भाई साहब जूज उनके आजू बाजू ही हैं लेकिन बड़ा कमा रहे हैं भाई साहब, प्रॉस्पर हो रहे हैं, तो एक हेट्रेड उनके लिए डेवलप होने लगा। और जब हिटलर ने जर्मनी को टेक ओवर किया तो हिटलर ने ये खुल्लम खुल्ला बोला कि भाई साहब तुम्हारे इस दुर्गति का जो तुम्हारा जो आज की तारीख में जो तुम्हारा बुरा हाल है वो इसलिए है क्योंकि ज्यूज़ ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया। पूरी जो है तो ज्यूज़, पूरा जो जर्मनी कंट्री है वो ज्यूज़ के खिलाफ हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज़ भी जो हिटलर को सपोर्ट कर रहे थे वो भी हो गया, ठीक है। और इस वजह से
6 मिलियन ज्यूज को मौत के घाट उतारा गया, ठीक है। इनको भाई साहब ऐसे ही रातों रात आते थे, इनके फैमिलीज में सबको उठाकर लेके जाते थे, बच्चों को सेपरेट कर दिया, दूसरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया, बूढ़ों को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में दिया, औरतों को दूसरे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल दिया और सबको मार डाला। कौन किधर मर गया, कि जिंदा भी है कि नहीं, कुछ नहीं मालूम, ठीक है। फैमिलीज यूज टू डिस्पर्स, बहुत ही दर्दनाक। और ऐसा भाई साहब डेथ फैक्ट्री चलता रहा, 4-5 साल तक ऐसा मास एग्जीक्यूशन होता रहा। द पर्पज ऑफ हिटलर एंड हिज नाजी आर्मी वॉज फाइनल रेजोल्यूशन, इसको बोलते हैं फाइनल रेजोल्यूशन, मतलब फाइनल सोल्यूशन, मतलब पूरे ज्यू कम्युनिटी को भाई साहब दुनिया से मिटा देना है, ठीक है। तो ऐसा था, जो भी है, ठीक है। तो ये हुआ था भाई साहब, तो जूस के अगेंस्ट में। अच्छा, जूस ऐसा क्यों सहते रहे भाई साहब, क्योंकि ज्यू की जो कम्युनिटी है ना, वो बड़ी शांति प्रिय कम्युनिटी है। उनको अगर तुम थप्पड़ भी मार दोगे, क्योंकि उनको रिलीजन में ये सिखाया गया, मतलब कुछ मत करो, ठीक है, लीव इट। कोई गुस्से में है भाई साहब, ठीक है, लीव इट। तो वो बहुत सहनशील कम्युनिटी है, वो मतलब लड़ाई नहीं करती है, फटाक से बंदूक नहीं उठाएगी। आप देखोगे ना, अगर कोई ज्यू जाता है, जैसे अगर आप होटल में जाते हो खाना खाने, ठीक है, आपको खाना खराब लगा, तो आपने अक्सर देखा होगा लोगों को हम क्या करते हैं, ए वेटर इधर क्या खाना बनाया है, शेफ को बुलाओ, या जो भी है, आप चिल्लाएंगे, है ना। बिल दे, हो सकता है पूरा जोर जोर से ना चिल्लाएं, लेकिन बिल देते समय भी चिल्लाएंगे, क्या खाना था, अगली बार से नहीं आने वाला, ऐसा कुछ बोलेंगे। जूस लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर वो होटल में जाते हैं और कोई खाना उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो चम्मच और फॉर्क उसको वो ऐसे रख के चले आते हैं। इसका मतलब हमको आपका खाना पसंद नहीं आया, मुंह से नहीं बोलेंगे वो। दैट इज़ हाउ द कम्युनिटी इज़। बहुत ही शरीफ कम्युनिटी है, ठीक है। तो निहायती शरीफ कम्युनिटी है, और इसीलिए मतलब इन्होंने जो इनके ऊपर अत्याचार हुआ, इसको ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन नहीं किया तो नहीं किया। देखो 6 मिलियन जूस ने अपने जान से हाथ गंवा बैठे, ठीक है। सो ये बहुत हुआ था उस टाइम पे। तो सिर्फ एक कम्युनिटी पे हेट्रेड है, जिसकी वजह से भाई साहब इतने लोगों को, मिलियन जूस को उतारा गया मौत के घाट, ठीक है। सो दैट वाज हाउ इट वाज। Now, however, the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. अभी क्या हुआ है भाई साहब, इजराइल देखो सब, उस टाइम पे क्या हुआ, जर्मनी से जूस लोग भागने लगे। जान बचाओ भाई साहब, फैमिली लेकर भागो, क्या करेंगे, मारे जाएंगे। या तो हिटलर ने पकड़ लिया, दबोच लिया, तो भाई साहब सब जाएंगे, कौन किधर मरेगा कुछ मालूम नहीं। सो दे स्टार्टेड फ्लीइंग, ठीक है। और उस टाइम पे इजराइल में जाने लगे सब। इजराइल में आज की तारीख में भर के जूस हो गए, दे आर कंप्लीटली जूस, ठीक है। और इसीलिए उनके अंदर एक वो रह गया है कि अभी वहाँ पे जो मुस्लिम और क्रिश्चियंस हैं, इनको ये बैडली ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनके साथ ये हुआ है। समझ में आ रहा है जो मैं आपको बोल रहा था, कि समझ लो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी है किसी मेजॉरिटी क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी में, और इन पे अत्याचार हो रहा है, तो ये जब अपना राज्य बनाएंगे तो वहाँ पे इनको गलत ट्रीट करेंगे। और ऐसा ही इजराइल में भी होता है, ठीक है। इजराइल में प्राइमरीली ज्यूइश कम्युनिटी है जो मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ को क्वाइट बैडली ट्रीट करती है, ठीक है। सो दैट विल हैपन। तो इसीलिए ये धर्म जो है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। हमारा एक क्रिएटेड है, ठीक है, हमने इसको क्रिएट किया है। किसी ने हिंदुइज्म क्रिएट किया है, किसी ने मुस्लिम क्रिएट किया है, किसी ने वैसा क्रिश्चियनिटी क्रिएट की है। ये सारे रिलीजन्स हम ही ने क्रिएट किए, और आपस में हम ही लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम सब यही मानते हैं कि हमारा ही धर्म श्रेष्ठ है, ठीक है। तो ये एक क्लैश का कारण बनता जाता है, ठीक है। ये एक क्लैश का कारण हमेशा बना रहता है, ओके। सो दैट इज हाउ इट इज। इसको अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल है। जैसे इन सऊदी अरेबिया, नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। तो सऊदी अरेबिया में अगर आप जाएंगे, तो जो नॉन मुस्लिम्स होंगे वो अपना टेम्पल नहीं बना सकते, चाहे वो क्रिश्चियंस हों चाहे हिंदूज हों, रह सकते हैं वहाँ पे, लेकिन अपना टेम्पल नहीं बना सकते, मतलब अपने रिलीजन को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकते, चर्च नहीं बना सकते। एंड नॉर कैन दे गैदर इन पब्लिक प्लेस फॉर प्रेयर्स। और कहीं पे भी एक साथ गैदर होकर प्रेइंग नहीं कर सकते। जैसे चर्च में लोग प्रे करते हैं या मंदिरों में जाकर प्रे करते हैं, वैसा पूजा पाठ ये कलेक्टिवली नहीं कर सकते। अपने अपने घरों में आप कर सकते हो, लेकिन सामूहिक तरीके से सब लोग मिलकर आप नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये सब अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नियम हैं, ठीक है, ओके। इन ऑल ऑफ द अबव एग्जाम्पल्स, तो हमने देखा एक यूएस का एग्जाम्पल देखा, एक भाई साहब हमने ज्यूज का एग्जाम्पल देखा जो जर्मनी हुआ था, सऊदी अरेबिया देखा, ठीक है। मेंबर्स ऑफ वन रिलीजियस कम्युनिटी ईदर परसिक्यूट और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। तो रिलीजियस कम्युनिटीज में भाई साहब क्लैश है, इस कम्युनिटी के मेंबर्स और इस कम्युनिटी के मेंबर्स में क्लैश है, ठीक है। सारे रिलीजन्स में थोड़ा बहुत क्लैश आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके। These acts of discrimination मतलब भेदभाव, ठीक है, discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of other religions। मतलब क्या है,
अगर आपने किसी रिलीजन को बोल दिया कि ये हमारा धर्म है, तो मतलब समझ लो अगर यही हमारा राष्ट्र धर्म है, जैसे आपके इंडिया में देखो नेशनल बर्ड कौन है? पिकक, ठीक है। नेशनल फ्लैग आपका है भाई साहब, ठीक है। नेशनल एनिमल कौन है? टाइगर, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर। लेकिन नेशनल भाषा नहीं है, देयर इज नो, राष्ट्रीय भाषा आपकी कोई नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि राष्ट्रीय भाषा हमारी हिंदी है तो गलत है, आपका कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी सबसे ज़्यादा प्रचलित भाषा है लेकिन वो राष्ट्र भाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके राष्ट्र में जितने भी स्टेट्स बने हैं वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बने हैं, वो भाषा के आधार पे बने हैं। जैसे मराठी लोग ज़्यादा थे महाराष्ट्र में, इसीलिए महाराष्ट्र बना, ठीक है। आपके गुजराती लोग ज़्यादा थे गुजरात में, इसीलिए गुजरात बना। तो अगर आप एक किसी भाषा को मान लेंगे नेशनल लैंग्वेज तो आप ज़्यादती कर रहे हैं, है ना। सबको मतलब वो सीखना ही पड़ेगा। तो ऑफिशियल लैंग्वेज को तो मतलब आप किसी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बोल सकते हैं आप, लेकिन आप राष्ट्रभाषा नहीं बोल सकते। कोई भी आपका नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसी तरह से कोई भी आपका नेशनल रिलीजन नहीं है, ठीक है। आपका नेशनल बर्ड है, आपका नेशनल एनिमल है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, लेकिन नेशनल रिलीजन नहीं है, नेशनल आपका लैंग्वेज नहीं है। सो दीज आर थिंग्स विच वी कैन नॉट हैव वन स्टैंडर्ड, क्योंकि इसमें क्लैश क्रिएट होगा, ठीक है। सो दीज एक्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस मोर इजिली। अगर ऐसा हुआ, जैसे समझ लो पाकिस्तान में क्या हुआ है भाई साहब, एक रिलीजन को इन्होंने स्टेट रिलीजन मान लिया है, नेशनल रिलीजन मान लिया, और ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन हो गया है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट फॉर दिस, ठीक है। क्लियरली नो वन वुड विश टू बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट because the religion or dominated by another religion. In India, can the state discriminate against a citizen on the grounds of the religion? तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता लैंग्वेज पे, क्रीड पे, कास्ट पे, जेंडर पे। नो डिस्क्रिमिनेशन कैन हैपन। आपका लॉ यही बोलता है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बोलता है, ठीक है। ओके, गॉड इज टू बिग टू फिट इनटू अदर रिलीजन्स। व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? तो भाई साहब सेक्युलरिज्म होता क्या है, ठीक है। In the previous chapter you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against the state power as well as against the tyranny of the majority. तो हम सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया हुआ है? फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, और ये फंडामेंटल राइट्स हमको सबसे प्रिवेंट करते हैं, किसी अत्याचार से, किसी भी टाइप के अत्याचार से हमको प्रिवेंट किया जाता है। जैसे स्टेट का अत्याचार हो गया, या भाई साहब टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी में हम अत्याचार करेंगे, है ना। इस तरह के क्या सबके फंडामेंटल राइट्स हैं, और फंडामेंटल राइट से कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। लेट्स से मैं एक लोअर कास्ट को बिलोंग करता हूं, और आपने अगर मुझे कास्ट के बारे में कोई गाली दे दी तो आपने मेरे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है। आप इस बात पे अरेस्ट हो सकते हैं। अगर मैंने आपके नाम पर जाकर पुलिस में कंप्लेन लिखा दिया कि मेरे कास्ट के या मेरे लोअर कास्ट पे होने के लिए इसने मुझे गाली दी है, तो आप अरेस्ट हो सकते हैं। अगर आपने ऐसी कोई गाली दी रहेगी तो शायद आप अरेस्ट ना हो, लेकिन आपने अगर मेरे को गाली दी है मेरे कास्ट के ऊपर तो आप अरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया है। समझ में आ रही है? हो सकता है मैंने आपको पानी देने की कोशिश की, आपने बोला चल हट यहाँ से, तू मतलब नीची जाति का है, मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊँगा। अगर आपने ऐसा बोला तो भी आप अरेस्ट हो सकते हैं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट मी, यू आर ट्राइंग टू वायलेट द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपका टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो आपके ये सब राइट्स हैं, देखो एजुकेशनल राइट्स हैं, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, कल्चरल राइट्स है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, ऑल दीज आर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ओके, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दिस। तो सब लोग भाई साहब अपना रिलीजन अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं और अपने आप से रह सकते हैं, ठीक है। नो इंटरफेरेंस। इन कीपिंग विद द आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ स्टेट। तो इन्होंने क्या बोला भाई साहब, रिलीजन पावर का और स्टेट ये सेपरेट करना है। मतलब देखो, रिलीजन से स्टेट को अलग रखना है। स्टेट मतलब कंट्री, मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है आपका उसको अलग रखना है। पॉलिटिकल सिस्टम का रिलीजन के साथ कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाट इज सेक्युलरिज्म। इन कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम फॉर ऑल, इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर, पॉलिटिकल सारे पॉलिटिक्स के जो भी लीडर्स हैं, ठीक है, ऑफ रिलीजन एंड द पावर ऑफ द स्टेट। पावर ऑफ रिलीजन, पावर ऑफ स्टेट, मतलब रिलीजन को स्टेट से अलग रखना है। रिलीजन और स्टेट में कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी पॉलिटिकल लीडर
किसी भी धर्म या प्रजाति का हो, वो किसी भी धार्मिक अनुष्ठान पे हिस्सा नहीं ले सकता, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो फिर उस रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। दैट्स वायलेशन ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है। ओके, सो सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। रिलीजन और स्टेट अलग अलग हैं, समझ में आ रहा है। स्टेट क्या देखेगा? वेलफेयर ऑफ पीपल। दे विल नॉट इंटरफेयर इनटू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल, नीदर दे विल प्रमोट नॉट दे विल डिमोट एनी रिलीजन, ठीक है। स्टेट मतलब हो गया पॉलिटिकल सेंट्रल लेवल पे, आपका स्टेट लेवल पे, और जो विलेज लेवल पे जो गवर्नेंस है उसको अपन बोलते हैं स्टेट, ठीक है। ओके, सो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? सेक्युलरिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। बहुत जरूरी है कि हम मतलब सारे धर्मों के लिए समान एक विचार रखें। किसी धर्म को हमको ऊपर भी नहीं लेके जाना है और किसी को कंडेम भी नहीं करना है, ठीक है। सो इसीलिए फॉर स्टेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट इट इज नेसेसरी टू सेपरेट। सेक्युलरिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। सारे कंट्रीज में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही रिलीजन हो। सारे कंट्रीज में एक से ज्यादा रिलीजन होना ही होगा ही, ठीक है। लोग आएंगे ही जो दूसरे रिलीजन के होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल बी मोस्ट लाइकली टू बी वन ग्रुप दैट इज अ मेजॉरिटी। और ऐसा होगा ही भाई साहब कि एक मेजॉरिटी में होगा, मतलब एक की संख्या ज्यादा होगी। कहीं कहीं पे 50 रिलीजन है, कहीं कहीं पे 2 ही रिलीजन है, कहीं कहीं पे भाई साहब 10 रिलीजन है, कहीं कहीं पे 150 रिलीजन है। तो इनमें से कोई एक रिलीजन की तादाद सबसे ज्यादा हो, ये बहुत स्वाभाविक बात है, ठीक है। सो विद इन दीज रिलीजियस ग्रुप्स देयर विल बी मोस्ट लाइकली बी वन रिलीजियस ग्रुप दैट इज इन अ मेजॉरिटी। In this, if this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resources. अगर भाई साहब ये जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है इसको अगर स्टेट पावर मिले, मतलब स्टेट इसको सपोर्ट करे, ये जो मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है अगर इसको जरा उससे हट के रहिए ना दीवार से, थैंक यू, ठीक है। एक्सेस टू स्टेट पावर, अगर स्टेट इसको सपोर्ट करे देन इट कुड क्वाइट इजीली यूज दिस पावर एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट को यूज करके ये मेजॉरिटी वाला रिलीजियस ग्रुप क्या करेगा, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट करेगा। जो दूसरे रिलीजियस ग्रुप है उनको डिस्क्रिमिनेट करेगा, ठीक है। ओके, परसिक्यूट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन्स, दूसरे रिलीजन के लोग होंगे उनके ऊपर भाई साहब अत्याचार करेगा, उनको भाई साहब बेसिक राइट्स को डिनाई करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर समझ लो आपको अचानक भयानक में मॉनिटर बना दिया जाए तो आप खुश हो जाएंगे, है ना? क्यों? अभी आपके पास पावर आ गया भाई साहब, है ना? क्लियर है? अभी लोग आपको भाई साहब, ठीक है, अगर आपको ये भी बोल दिया जाए तुम किसको भी मार सकते हो, किसी को भी पनिशमेंट दे सकते हो, किसी के भी पेरेंट्स को बुला सकते हो, ऐसा अगर और पावर दे दिया जाए तो क्या आप उसका मिसयूज़ करेंगे? बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हाँ करेंगे, ठीक है। जितने आपके पावर को बढ़ाया जाए उतनी ज़्यादा ये भी पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि आप उसका मिसयूज़ करेंगे, है ना? ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी रिलीजन को अगर स्टेट का सर पे हाथ मिल गया, स्टेट मतलब पॉलिटिक्स से उसका सपोर्ट मिल गया, तो वो रिलीजन क्या करेगा? डिस्क्रिमिनेशन करेगा, दूसरे रिलीजन्स को तुच्छ करेगा, ठीक है। और क्या करेगा भाई साहब? दूसरे रिलीजन्स के अगेंस्ट में अपना एक एजेंडा चलाएगा, है ना? ठीक है, बिकॉज इसके पास बैकिंग है ना। दिस tyranny of the majority could result in the discrimination, coercion and killing of religious minorities. तो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन मतलब हम उनको अलग करेंगे, फिर कोएर्शन मतलब उनमें फूट डालेंगे, उनको भाई साहब तबाह करेंगे, एंड फाइनली शायद उनको मार भी सकते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े पैमाने पे मैसेकर्स हुए हैं। मैसेकर्स मतलब बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को मारा गया है, एक इक्का दुक्का नहीं, मतलब हज़ारों की तादाद में या करोड़ों की लाखों की तादाद में लोगों को मारा गया है ऐसे फाइट्स में, ठीक है। तो ये ऐसे फाइट होते हैं, ठीक है। द मेजॉरिटी कुड क्वाइट ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स। तो मेजॉरिटी वाले बोलेंगे नहीं नहीं भाई साहब यहाँ पे ये सब नहीं करना है, तो जितने भी आपके रिलीजन्स थिंग्स हैं उनसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। द मेजॉरिटी कुड ईजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन्स। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन is in violation of rights that a democratic society guarantees। तो कोई भी भाई साहब किसी भी तरीके का डोमिनेशन मतलब स्ट्रॉन्ग का वीक के ऊपर जो कंट्रोल, ठीक है, बेस्ड ऑन रिलीजन इज अ वायलेशन ऑफ राइट्स दैट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी गारंटीज। कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आपको राइट्स गारंटी होते हैं और ये भाई साहब वायलेशन है उस राइट का। एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन, किसी भी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन, ठीक है।
देयरफॉर दिस लीड्स टू द टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी। टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी मतलब, हाँ, टिरेनी मतलब आप हाँ तबाह करेंगे, जो चीज आपको नहीं करना चाहिए वो भी करेंगे। ठीक है, समझ लो कि भाई साहब शिवान जो है बहुत वीक बच्चा है, कोई भी आके उसको थप्पड़ मारे जा रहा है, ठीक है, तो तुम इसको, तुम्हारे साथ ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है, तो अभी भाई साहब अपना यश राज बोल रहे हैं, मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं है यश राज की, लेकिन वो दो देख रहा है, 2-3 लोग इसको थप्पड़ मार रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा भाई साहब, जिस दिन ये फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, गुस्से में रहेगा, ये भी आके इसको थप्पड़ मार के चला जाएगा। समझ रहे हैं, ये यही होता है, मतलब टिरेनी हो जाती है ये। आपके पास कारण हो या ना हो, आप जबरदस्ती का उसमें जो मतलब जो माइनॉरिटी में है उसके ऊपर टॉर्चर करते हैं। ठीक है, सो दिस लीड्स टू टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी। द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हम सबको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए हैं, उसका वायलेशन होगा। वायलेशन मतलब मिस यूज बोल सकते हैं, यस, ठीक है, ओके। अनदर रीजन इज बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू exit from the religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religious teachings differently। देखो, रिलीजन जो है वो एक बहुत सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी ज़्यादा करके जितने भी आपके धर्म ग्रंथ हैं, वो चाहे आपका वेद हो गया, कुरान हो गया, बाइबल हो गया, ऑल दीज वे रिटन एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। उस टाइम पे लोगों का रहन सहन अलग था, सोचने विचारने का जो वो था वो अलग था, बेसिक प्रिंसिपल सेम ही है, लेकिन सब कुछ कल्चर वाइज उस टाइम पे अलग था। तो क्या सारी चीज़ें जो उस टाइम पे लिखी गई हैं वो आज भी लागू होंगी? शायद हाँ, शायद नहीं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था तब, या हमारा लॉ जब लिखा गया था तब इंटरनेट इन्वेंट नहीं हुआ था, है ना, तभी इंटरनेट, तो अब हमारा जो लॉ के बुक्स हैं या जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जब लिखे गए थे तब इंटरनेट इन्वेंट नहीं हुआ था। उसके बहुत सालों बाद इंटरनेट आया, और इंटरनेट के साथ आया एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ क्राइम जिसको अपन साइबर क्राइम बोलते हैं। साइबर बुलिंग होती है भाई साहब, साइबर क्राइम्स होते हैं, साइबर फ्रॉड्स होते हैं। इनके लिए क्या हम उसी रूल से चले आए भाई साहब कि जब मर्डर होगा तभी हम उसको क्राइम बोलेंगे, या जब भाई साहब वायलेशन होगा तभी हम क्राइम बोलेंगे? अगर कोई साइबर क्राइम या फ्रॉड कर रहा है उसके लिए तो इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ, तो उसको अपन क्या पनिशमेंट दे? ऐसा सही होगा क्या? नहीं। तो यू विल हैव टू चेंज, आपको भाई साहब चेंजेस करने पड़ेंगे। भाई लाइफ चेंज हो रहा है, लाइफ के वैल्यूज़ चेंज हो रहे हैं, लाइफ का सेटअप चेंज हो रहा है, तो आपको भी साथ ही साथ रूल बुक में भी चेंज लाना पड़ेगा। एक टाइम था जब हम सिर्फ क्रिकेट को सिर्फ टेस्ट मैच या वनडे क्रिकेट ही खेलते थे, आज की तारीख में T20 आया है। एक टाइम था जब एम्पायर ने बोल दिया आउट तो आउट, आप उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते। DRS वाला जो फॉर्मेट है वो अभी आया है। तो चेंजेस आते रहेंगे, है ना, फॉर बेटरमेंट चेंजेस आते ही रहेंगे। तो यहाँ पे भी जब कोई रिलीजियस टीचिंग है तो क्या उसको अपन डिफरेंटली देख सकते हैं? यस, आपका हक बनता है, ठीक है, कि सब कुछ जो रिलीजन में वो मान लेना या ना मान लेना वो मेरा व्यक्तिगत मामला है, ठीक है। हाँ, मैं किसी को बोलूँगा नहीं कि नहीं तुम क्यों मान रहे हो, लेकिन मैं अपना व्यू रख सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो हिंदू हैं या मोहम्मडन हैं या क्रिश्चियन हैं, बट दे डू नॉट बिलीव इन ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन रिटन देयर, दे डू नॉट बिलीव इन ऑल द कल्चर्स और प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन मेंशन्ड देयर, और ये उनका व्यक्तिगत हक है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड अदर रिलीजन टू हैव फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स डिफरेंटली। तो हो सकता है रिलीजियस टीचिंग को आपने अलग, जैसे मैं बोलूं हिंदूज में जो गीता है उसके कम से कम 1000 से ज़्यादा टीका टिप्पणी हुई है। टीका टिप्पणी हुई है मतलब इंटरप्रिटेशन। गीता को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया है, तो सबकी भाषा सही है ना। तो इसी तरह से अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं। अनदर रीजन बिकॉज वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, एक और फ्रीडम है भाई साहब, कोई भी इंडिविजुअल अपने धर्म का परिवर्तन कर सकता है, कोई इसमें कोई रोक टोक नहीं है। कोई हिंदू से मोहम्मडन बन सकता है, कोई मोहम्मडन से क्रिश्चियन बन सकता है, कोई हिंदू से क्रिश्चियन बन सकता है। इट्स एब्सोल्युटली अप टू देम इफ दे आर लाइकिंग एनी रिलीजन। मैं हिंदू फैमिली में बॉर्न हुआ हूँ लेकिन मेरे को क्रिश्चियनिटी अच्छी लगती है, तो मैं हिंदू से क्रिश्चियन बन सकता हूँ, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता बाय लॉ, ठीक है। सो यहाँ पे ये सुविधा दी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। सो लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब हमारे पुरातन भारत में एक बहुत ही कुप्रथा थी जिसको हम अनटचेबिलिटी बोलते हैं। सो मैं अगर लोअर कास्ट का हूँ और तिवारी जी भाई साहब ब्राह्मण हैं, तो तिवारी जी ने अगर मेरे को छू भी लिया या मैंने गलती से छू भी लिया तो मेरे को बहुत बड़ा दंड मिलेगा और इनको भी बहुत सारा
पश्चाताप वगैरह के जो वो हैं वो करने पड़ेंगे, पूजा पाठ करना पड़ेगा, इनको नहाना वगैरह पड़ेगा, गंगा स्नान करना पड़ेगा, अपने को प्यूरीफाई करना पड़ेगा। तो ये सारी तमाम चीज़ें थी। तो मतलब अगर ये मुझे समझ लो पानी भी दे रहे हैं तो पानी ऐसे भाई साहब वैसे ज़मीन पे रख देंगे और फिर मैं जाकर उसमें पीऊँगा, ये मेरे हाथ में पानी नहीं दे सकते। अगर मेरे को समझ लो मैं मजदूर हूँ और ये मुझे पैसा दे रहे हैं तो पैसा ऐसा फेंक देंगे वहाँ पे और फिर मैं जाकर लूँगा। दिस इज़ कॉल्ड अनटचेबिलिटी। एक बहुत ही कुप्रथा थी हमारे इंडिया में, बहुत नींद आती है आपको। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अनटचेबिलिटी। और ये भी आपका वायलेशन है। अगर आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे होगे, क्या उस इंसान को अच्छा लगेगा? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, ठीक है। तो आप उसके सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली, तो लेट अस टेक द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। यू माइट फील दैट यू डिसलाइक दिस प्रैक्टिस विद इन हिंदुइज्म एंड देयरफॉर यू वांट टू ट्राई एंड रिफॉर्म इट। हिंदुइज्म में ये अनटचेबिलिटी वाला प्रैक्टिस था, ठीक है। Okay, so you might feel that you dislike the practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. Hinduism में ये वाली प्रैक्टिस जो है वो किसी भी कारणवश होती थी अनटचेबिलिटी की, और आज ये नहीं हो रही है। आपको ये बुरा लग रहा है तो आप इसके अगेंस्ट रिफॉर्म कर रहे हैं, ये आपका हक बनता है ना, ठीक है। ओके, however, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think you would have been able to easy the task and change it? लेकिन अगर स्टेट पावर ऐसे लोगों के हाथों में होता जो हिंदुइज्म को सपोर्ट कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस को भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या तुम इसको चेंज कर पाते? तो आंसर इज नो, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर आपके रिलीजन में हमेशा सही सब कुछ नहीं होता है, कभी कभी रिलीजन में कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती हैं जो गलत होती हैं और वो कुछ गलत लोगों की इनिशिएशन की वजह से होती है, तो क्या वो सही प्रथा है? ज़रूरी नहीं है। अगर किसी का भी फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो रहा है, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो कितनी भी कोई भी रिलीजन में वो सही प्रथा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आपको अपने धर्म को मानते हुए भी ये फ्रीडम हो कि जो चीज़ें जायज़ ना हो, जो चीज़ें लॉफुल ना हो, या जो चीज़ें आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करें, उनको क्वेश्चन करें, उनका प्रोटेस्ट करें, उनको बंद करवाएं, ठीक है। तो रिफॉर्म करना, ओके। इवन इफ यू वेर पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी, ठीक है। अगर आप डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप के पार्ट होते तो भी आपको बहुत सारा रेजिस्टेंस अपने फेलो मेंबर्स से फेस करना पड़ता। इवन इफ यू वेर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप, यू माइट फेस अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम फेलो मेंबर्स ऑफ योर कम्युनिटी, आपके कम्युनिटी से, ठीक है, ओके। जैसे जब लोगों ने सती प्रथा के विरोध में या अनटचेबिलिटी के विरोध में जब आवाज़ उठाई, तो हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने इनको बड़ा प्रोटेस्ट किया। नहीं, क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, ये हमारा चला आ रहा है, ऐसे ही चलना चाहिए समाज, ठीक है, ओके। दीज मेंबर्स हु हैव कंट्रोल ऑफ स्टेट पावर माइट से देयर इज only one interpretation of Hinduism and that you do not have the freedom to interpret this differently. तो हिंदुइज्म का एक ही इंटरप्रिटेशन है और इसको आप भाई साहब दूसरी तरह इंटरप्रेट नहीं कर सकते, ठीक है। ओनली वन इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुइज्म एंड दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। तो मतलब अनटचेबिलिटी है तो सही है, सती प्रथा है तो सही है, ठीक है। इस तरह की जो प्रथाएं या कुप्रथाएं अभी आज की तारीख में बैन हो चुकी हैं, तो फिर ये कभी बैन होती ही नहीं थी, है ना, स्टेट अगर इनको सपोर्ट करता था तो, ठीक है, ओके। सो व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? सो व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट क्या क्या है भाई साहब आपका? वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर। तो एक रिलीजियस कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं करेगा। वन रिलीजियस कम्युनिटी विल नॉट डोमिनेट द अदर। दूसरा क्या हो गया? सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कभी कभी एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के, जैसे हमारे हिंदूज में ब्राह्मण और शूद्र, ये भाई साहब ब्राह्मण क्या कर रहे हैं, शूद्र पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सालों तक किया है, ये भी गलत है। एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन पे जिस तरह से डोमिनेंस गलत है, वैसे ही एक ही रिलीजन में हायर वाले का लोअर के ऊपर डोमिनेंस, वो भी गलत है, ठीक है, ओके। सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रीजन और टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। तो एक किसी रिलीजन का प्रमोशन कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट नहीं करेगी, ठीक है, ना ही दूसरे लोगों का जो रिलीजियस फ्रीडम है वो छीनेगी, ठीक है, ओके। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन, ठीक है। स्ट्रैटेजीज क्या क्या है भाई साहब आपकी? डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम वन रिलीजन, नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम वन रिलीजन। तो स्टेट भाई साहब क्या करेगा? स्टेट का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? स्टेट मतलब गवर्नमेंट।
ये अपने आप को एक रिलीजन से दूर रखे, किसी एक रिलीजन से दूर रखे, और नॉन इंटरफेरेंस, दूसरे रिलीजन में कोई इंटरफेरेंस ना करे, दूसरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस में कोई इंटरफेरेंस ना करे जब तक वो इलीगल ना हो, ठीक है। सो टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम वन रिलीजन एंड नॉट टू इंटरफेयर इन अदर रिलीजन्स, दीज आर द स्ट्रैटेजीज दैट द स्टेट मस्ट हैव, ठीक है। स्टेट का वैसा ये स्ट्रैटेजीज होना चाहिए। इंटरवेंशन, ठीक है, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम वन रिलीजन, द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप एंड नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन स्टेट जो है या गवर्नमेंट जो है वो एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है या एक रिलीजियस ग्रुप को भी सपोर्ट नहीं करता है, इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप नॉट डज इट सपोर्ट ओनली वन रिलीजन, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ठीक है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेज आर नॉट सपोर्ट टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन। इन सब जगहों पे आपके धर्म जातीय कुछ भी नहीं रहना चाहिए। जैसे पुलिस स्टेशन के अंदर मंदिर नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। जैसे अगर आपका भाई साहब लॉ कोर्ट्स है, मतलब जो आपका हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उसके अंदर आप भगवान की कोई प्रतिमा नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस, जो भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में भी आप कोई मूर्ति प्रतिमा ये सब नहीं रख सकते, ठीक है। एंड ऑफिसर्स आर नॉट सपोर्ट टू डिस्प्ले और प्रमोट एनी वन रिलीजन, किसी एक रिलीजन को प्रमोट करते हुआ आप कुछ नहीं रख सकते। अगर आप रखना चाहते हैं, धर्म को दिखाना चाहते हैं, तो सारे धर्मों को रखना पड़ेगा, एक को नहीं रख सकते, समझ में आ रहा है ये, दिस इज द रूल, ठीक है। ओके, सो जैसे आपका भाई साहब कोर्ट्स हो गए, ठीक है, आपके पुलिस स्टेशन हो गए, ठीक है, आपके स्कूल्स हो गए भाई साहब, आपका महानगर पालिका का ऑफिस हो गया भाई साहब, इन सब जगहों पे एक किसी रिलीजन को आप डिस्प्ले नहीं करते, ठीक है। सेलिब्रेशंस ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। तो अगर आप भाई साहब दिवाली सेलिब्रेशन कर रहे हैं स्कूल के अंदर तो ये वायलेशन है, अगर भाई साहब ईद मना रहे हैं स्कूल के अंदर तो भी ये वायलेशन है, समझ में आ रही है। कोई भी रिलीजियस फेस्टिवल आप स्कूल के अंदर नहीं मना सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप छुट्टी दे सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट, उस दिन को अगर आप स्कूल रख रहे हैं तो सारे फेस्टिवल्स के दिन आपको स्कूल रखना पड़ेगा, और आप छुट्टी दे रहे हैं तो छुट्टी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अंदर ही कोई फेस्टिवल नहीं मना सकते, ठीक है। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ऑल दीज फेस्टिवल्स कैन नॉट बी प्रोमोटेड विद इन द प्रेमाइसेस ऑफ अ स्कूल, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल खासकर, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें, दही हंडी हो गया भाई साहब, होली हो गया, कुछ भी, गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन द मॉर्निंग प्रेयर्स और रिलीजियस सेलिब्रेशंस, ठीक है। तो जो सुबह की प्रार्थनाएं होती हैं या सुबह के जो असेंबलीज होते हैं उसमें किसी एक रिलीजन को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे जो प्रार्थनाएं होंगी वो किसी एक धर्म से नहीं जुड़ी होंगी, समझ में आ रहा है। वो ऐसा प्रार्थना होगा जो सारे धर्मों से जुड़ा हो गवर्नमेंट स्कूल्स में, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन द मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस, ठीक है। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, ये प्राइवेट स्कूल में नहीं होता है। आप लोग सब ज़्यादा करके किस में होंगे भाई साहब, प्राइवेट स्कूल्स में होंगे, यू ऑल आर इन प्राइवेट स्कूल्स, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल का यही मान्यता है, ठीक है। ओके, नॉन इंटरफेरेंस, दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड नॉट इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस, ठीक है, फॉर प्रैक्टिसिंग रिलीजियस पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज, ठीक है। तो नॉन इंटरफेरेंस मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, सारे रिलीजियस के सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए, नॉन इंटरफेयर विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ कोई नॉन इंटरफेरेंस ना हो, स्टेट मेक्स सर्टेन एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस देता है भाई साहब पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज को, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे रिलीजियस कम्युनिटीज हैं जहाँ पे स्टेट कुछ एक्सेप्शंस देता है, ठीक है। इन दी अबव स्टोरी बोर्ड, परमजीत, अ सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर अ हेलमेट, तो ये आपका एक्सेप्शन हो गया, आपको जाना है, जाइए। तो आप भाई साहब इन द अबव स्टोरी बोर्ड, तो यहाँ पे स्टोरी बोर्ड में अगर, तो आपको देखो जैसे कुछ कुछ रिलीजन्स के वजह से कहीं कहीं पे कुछ एक्सेप्शंस मिलता है। जैसे आप अगर टू व्हीलर चला रहे हैं और आप अगर हेलमेट नहीं पहना है तो आप गिरफ्तार हो सकते, सॉरी गिरफ्तार नहीं, आपको फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सरदार जी हेलमेट नहीं पहन रहा है तो उसको फाइन भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टर्बन के हिसाब से उसका गार्डेड है ना, अगर वो गिरे भी तो उनका टर्बन है ना, तो उनको चोट नहीं आएगी। हेलमेट पहनने का मेन पर्पस क्या है कि आपको चोट ना आए, है ना। तो इन द अबव स्टोरी बोर्ड, परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वेयर अ हेलमेट,
उनको बस अब एक्सेप्शन दिया हुआ है, ये रिलीजन के हिसाब से उनको एक एक्सेप्शन मिला हुआ है, ठीक है, रिलीजन के हिसाब से एक्सेप्शन। दिस इज बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेस दैट वेयरिंग अ पुंगरी दैट इज टर्बन इज सेंट्रल टू अ 6 रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउज एन एक्सेप्शन इन द लॉ। जिसने भाई साहब हेलमेट पहना, जिसने टर्बन पहना होगा वो हेलमेट कैसे पहनेगा, उसके ऊपर कैसे हेलमेट डालेगा वो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन पेनल कोड ने देखा कि भाई इनका वो मानना है कि इनको पहनना ही पड़ेगा, इनका रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो वी कैन नॉट फोर्स अ प्रैक्टिस ऑफ वेयरिंग अ हेलमेट ऑन टॉप ऑफ इट, ये नहीं हो सकता, ठीक है, तो इसीलिए एक्सेप्शन है। कुछ जगहों पे एक्सेप्शन किया गया है। आप बोलोगे तो फिर सेफ्टी का क्या, तो वो सेफ्टी है ना, मतलब हेलमेट अगर उन्होंने नहीं पहना, उनका टर्बन ही इतना मोटा होता है कि वो हेलमेट का काम करेगा, है ना, ठीक है। सो दैट इज हाउ एन एक्सेप्शन इज अलाउड। इंटरवेंशन, ठीक है, यू रेड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी, ये एक बहुत ही कुप्रथा थी। तो आप देखो कोई हायर कास्ट का इंसान अगर किसी लोअर कास्ट के इंसान को पानी भी पिला रहा होगा तो उसको ग्लास में नहीं देगा, ऐसे भाई साहब ऐसे फेंकेगा, ले पीना है पियो, नहीं तो नहीं पियो, ठीक है, दैट इज हाउ इट वाज अनटचेबिलिटी, ठीक है। दिस इज अ गुड एग्जांपल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन दैट इज अपर कास्ट डोमिनेट अदर मेंबर्स दैट इज लोअर कास्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, तो अभी यहाँ पे क्या है भाई साहब, इन दिस इंस्टेंस द स्टेट इज इंटरवीनिंग इन रिलीजन in order to end a social practice that is it believes discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of the lower caste। तो अभी मैंने आपको क्या बोला कि हिंदुइज्म में ये प्रैक्टिस होता आ रहा था कि अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना, ब्राह्मण्स लोग शूद्रों के ऊपर ये अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अभी स्टेट बीच में आएगा, स्टेट मतलब गवर्नमेंट बीच में आ गया है। गवर्नमेंट ने बोला कि किसी ने भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने की कोशिश की तो ही और शी इज पनिशेबल बाय लॉ, ये एक्ट पनिशेबल बाय लॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने सबको अपने अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को ऑब्जर्व करने की छूट दी है। एवरीबडी हैज द फ्रीडम टू ऑब्जर्व देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, बट इफ इट इंटरफियर्स with other practices, if it basically causes a violation of fundamental rights, if it hurts the sentiments of others, then it cannot be practiced, ठीक है। So in this instance the state is intervening in religion in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are citizens of this country. Similarly, to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in religion based पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज, ठीक है। पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटीज मतलब द इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ अ सपोर्ट, ठीक है, पर्सनल लॉज में। ओके, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट्स टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अपने अपने कॉलेजेस और स्कूल्स आप बना सकते हैं, ठीक है। मोहम्मडन्स लोग अपना स्कूल बना सकते हैं, हिंदूज लोग अपना स्कूल बना सकते हैं, क्रिश्चियंस लोग अपना स्कूल बना सकते हैं। So the Indian Constitution grants the right to religious communities to set up their own schools and colleges. तो आप अपने schools and colleges अपने आप से बना सकते हैं, ठीक है। It also gives them financial aid on a non-preferential basis. कभी कभी गवर्नमेंट से भी schools के सेटअप में कुछ फाइनेंशियल एड मिल जाता है। और यहाँ पे नॉन प्रेफरेंशियल मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि अच्छा ये हिंदूज हैं, इनको अपना स्कूल सेटअप करना है तो गवर्नमेंट इनको ज़्यादा पैसा देगी, ये मोहम्मडन से इनको कम। रूल यही बोलता है, ठीक है। नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस पे आपको अगर अपने कम्युनिटी के लिए कोई स्कूल सेटअप करना है, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सम एड, ठीक है। इन वॉट वे इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज? डेमोक्रेटिक कंट्रीज से कैसे डिफरेंट है? सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलर टू दोस दैट हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जितने भी दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो सेक्युलर हैं, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े हैं वो उनके भी कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं। क्लियर है? ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस, द फर्स्ट अमेंडमेंट गिव्स सिटीजन्स द फ्रीडम, ठीक है, ऑफ असेंबली एंड पिटिशन। एक मिनट, ओके। सो द फर्स्ट अमेंडमेंट गिव्स सिटीजन्स द फ्रीडम, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ पे, जैसा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ, यूएस में चेंज हुआ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रेस, स्पीच, असेंबली, पिटिशन, इन सब चीज़ों पे उनको एक फ्रीडम मिल गया, ठीक है, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर फ्रॉम मेकिंग लॉज रिस्पेक्टिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन।
तो लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशन ने भाई साहब प्रतिरोध किया हुआ है, ठीक है, कि आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते, नॉट डिक्लेयरिंग एनी रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। तो यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है, ये रूल है कि आप कोई एक रिलीजन का प्रोत्साहन नहीं कर सकते, कोई एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, और कोई एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन भी घोषित नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिक्लेयर वन रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन, और दैट प्रोहिबिट द फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। या किसी एक रिलीजन का अगर कोई प्रैक्टिस है उसको बंद भी नहीं करवा सकते, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रावधान रखा हुआ है। ओके, नॉट कैन दे गिव प्रेफरेंस टू वन रिलीजन, तो आप किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दे सकते। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन मीन्स दैट नीदर द स्टेट नॉर रिलीजन कैन इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ वन अनदर। ना ही गवर्नमेंट और ना ही रिलीजन एक दूसरे में इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। नॉर कैन दे गिव एनी प्रेफरेंस टू वन रिलीजन। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन, तो स्टेट और रिलीजन में सेपरेशन है। It means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. नहीं कर सकती। अगर एक ही, देखो, नहीं कर सकती, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, आप एक ही रिलीजन का समर्थन कर रहे हो। क्या हिंदुइज्म में और इस्लाम में फ़र्क है भाई साहब? क्या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में फ़र्क है भाई साहब? तो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कायदे कानून हैं और अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स हैं, तो वो तो फ़र्क रहेगा ही। अगर आप किसी एक रिलीजन को नेशनल रिलीजन बना रहे हो तो प्रॉब्लम ये होगा कि दूसरे रिलीजन्स उससे अडेप्ट नहीं होंगे। नेशनल रिलीजन बनाने का मतलब क्या है, यही हमारा नेशनल रिलीजन है, सिर्फ यही ऑब्जॉर्व होगा और दूसरा कुछ ऑब्जॉर्व नहीं होगा, दूसरे सारे रिलीजन ऑब्जॉर्व नहीं होंगे। यही मतलब सारा कम्युनिकेशन इसी लैंग्वेज के मीडियम से होगा। समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कर सकते आप, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर तो मतलब बाकी किसी रिलीजन को आप अकोमोडेट ही नहीं कर रहे हो, बाकी किसी रिलीजन को आप, जैसे मैंने अगर बोल दिया कि भाई साहब आपका हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, मराठी बोल रहेगा ही नहीं भाई साहब, दूसरे लैंग्वेजेस बोले ही नहीं जाएंगे, है ना। सारा सब कुछ हिंदी में ही करना पड़ेगा अगर नेशनल लैंग्वेज हो गया। सारा ऑफिशियल प्रोसेस भी आपको हिंदी में ही करना पड़ेगा अगर हिंदी नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर हो जाती है। तो नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर होना मतलब क्या, वही लैंग्वेज विल बिकम द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आप किसी सरकारी दफ्तर में जा रहे हो, बैंक में जा रहे हो, सब जगह पे जो भी एप्लीकेशन लेटर जो भी चलेगा वो हिंदी में ही देना पड़ेगा आपको। दैट इज़ कॉल्ड नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। इसी तरह से आपने अगर किसी रिलीजन को नेशनल रिलीजन बना दिया तो ये दिक्कत आएगी, सबको भाई साहब वही ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इन द यूएसए द सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन, तो यूएसए में क्या है, स्टेट और रिलीजन अलग अलग है। स्टेट मतलब गवर्नमेंट और रिलीजन, या आपका भाई साहब जो कंट्री है और रिलीजन, ये दोनों अलग अस्तित्व हैं, ठीक है। नीदर द स्टेट, ना ही स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है और ना ही रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर कर सकता है, ठीक है। ओके, there is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States। तो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्युलरिज्म में और इंडिया के सेक्युलरिज्म में एक फ़र्क है, और वो फ़र्क बेसिकली क्या है, दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म, इन इंडियन सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। तो देखो यहाँ पे कैसा है, यूएस में कैसा है, ना ही स्टेट मतलब गवर्नमेंट, ना ही स्टेट रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरफेयर कर सकता है और ना ही रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर कर सकता है। हमारे इंडिया में भी यही है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि हमारी रिलीजन्स में कुछ कुप्रथाएं थी, जैसे अनटचेबिलिटी एक कुप्रथा थी, सती प्रथा एक कुप्रथा थी, ठीक है। ये सब भाई साहब खतरनाक प्रथाएं हैं जो लोगों के जान पे आ सकती है, जो लोगों को इंसल्ट कर सकती है, जो लोगों के मन को ठेस पहुंचा सकती है। ऐसी कुप्रथाओं का ना होना अच्छा है, ठीक है। ऐसी कुप्रथाएं किसी रिलीजन का पार्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज अनलाइक, ये आपका क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडिया और अमेरिका के सेक्युलरिज्म में क्या फ़र्क है। तो इन अमेरिका सेक्युलरिज्म उसमें भाई साहब स्टेट कैन नॉट इंटरफेयर इन रिलीजन एंड रिलीजन कैन नॉट इंटरफेयर इन स्टेट। इंडिया में क्या है, रिलीजन एंड स्टेट डिफरेंट है, ठीक है, रिलीजन एंड स्टेट आर डिफरेंट, स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। तो अमेरिकन सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या फ़र्क है, अमेरिका में भाई स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता और रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इंडिया में
रिलीजन स्टेट में अफेयर इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन स्टेट कुछ कुछ रिलीजियस मैटर्स में इंटरवीन कर सकता है। जैसे आपका भाई साहब समझ लीजिए ये अनटचेबिलिटी एक है, सती प्रथा एक है, ऐसे कुप्रथाओं पे कहीं कहीं पे कुछ ट्राइबल क्लास के लोग इंसानों की बलि देते थे, ठीक है, बच्चों की बलि देते थे। इन सब जगहों पे तो भाई साहब स्टेट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा, तो ऐसे जगहों पे स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट इन अमेरिकन सेक्युलरिज्म, इन इंडिया सेक्युलरिज्म द स्टेट कैन इंटरवीन इन रिलीजियस अफेयर्स। तो स्टेट इंटरवीन कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। एनिमल्स की बलि को देखिए, हम किसी एंडेंजर्ड स्पीशी के ऊपर देखिए, जैसे अगर लोग चिकन खा रहे हैं तो खा रहे हैं ना, वो बलि देकर खा रहे हो या ऐसे ही खा रहे हो, खा रहे हैं लोग। अब आप इसको रोकेंगे, कैसे रोकेंगे? क्योंकि आप एंडेंजर्ड स्पीशी के अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं। अगर स्पीशीज एंडेंजर्ड नहीं है तो कुछ नहीं बोल सकते फिलहाल तो, ठीक है। तो वो एक अलग मुद्दा हो गया, दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, ठीक है, उस पर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। हाँ, किसी एंडेंजर्ड स्पीशी पे, जैसे आपका मतलब, हाँ वाइट राइनो हो गया ये, ठीक है, मतलब एक्सटिंक्ट होने वाला है, उसको मारने जा रहे हैं तो आप भाई साहब अरेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब अगर किसी पशु की बलि दी जा रही है तो उस पर स्टेट हस्तक्षेप नहीं करेगा तब तक जब तक वो एक एंडेंजर्ड स्पीशी नहीं है या एनवायरनमेंट को हमको बहुत ज़्यादा खतरा नहीं है, ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि भाई हिंदूज भी चिकन खा ही रहे हैं, तो खा तो रहे हैं भाई साहब, हिंदूज भी मटन खा ही रहे हैं, तो तब तुम क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पे तुम मटन खा रहे हो और वहाँ पे एक कम्युनिटी को मटन काटने नहीं दे रहे हो, तो फिर एक क्लैश होगा ना भाई, ठीक है। सो देयर इज वन थिंग, ओके। सो दिस इज बिकॉज अनलाइक द स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन, तो यहाँ पे इंटरफीन कर सकता है, ठीक है, ओके। यू हैव रेड अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरवीन्ड इन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी। तो अगर आपने देखा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, स्टेट इंटरवीन किया उसने हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू अबॉलिश अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए, ठीक है, ओके। इन इंडियन सेक्युलरिज्म, though the state is not strictly separate from religion, it does not maintain a principled distant vis-a-vis religion, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब स्टेट सेपरेट है, लेकिन स्टेट ने बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं बनाया हुआ है। जहां जहां पे भी स्टेट को लगेगा कि भाई साहब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, वहां पे वो इंटरफेयर करेगा, ठीक है, ओके। This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideals laid out in the constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है तो स्टेट रिलीजन में इंटरफेयर करेगा। आपके रिलीजियस प्रैक्टिस के वजह से अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन हो रहा है तो भाई साहब स्टेट इंटरवीन करेगा। आप बहुत बड़े धर्म को मानने वाले होंगे, आप शायद हो सकते हैं हिंदुज़म को मानते हो या इस्लाम को मानते हो, लेकिन अगर आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं धर्म के आधार पर, तो आप फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं और स्टेट इंटरवीन करेगा तभी, ठीक है, ओके। So these ideals serve as the standard through which we can judge whether the state is not behaving according to secular principles, ठीक है, okay. The Indian state is secular and works in various ways to prevent religious domination. अरे यार, तो इंडियन स्टेट जो है हमारा वो सेक्युलर है, ठीक है, सेक्युलर है और बहुत कोशिश इसकी ये क्या है, ठीक है, इंडियन स्टेट हमारा क्या है भाई साहब, सेक्युलर है, ठीक है। सेक्युलर मतलब समझ में आ गया, स्टेट और रिलीजन सेपरेट है, रिलीजन स्टेट में इंटरफेयर नहीं करेगा, स्टेट भी रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा अनटिल अनलेस रिक्वायर्ड टू डू सो। अगर किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के वजह से आपका किसी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज का वायलेशन हो रहा है, कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तब स्टेट इंटरवीन कर सकता है, तब स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे आपका इंसानों की बलि, ठीक है, बच्चों की बलि या सती प्रथा, अनटचेबिलिटी, ये सब भाई साहब क्या हो रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन लाइफ एट रिस्क पे आ रहा है, तो आप ह्यूमंस को इंसल्ट कर रहे हैं, ऐसे जगहों पे भाई साहब स्टेट इंटरफेयर कर सकता है और किया भी है और उसको बाकायदा कानून बना दिया गया है। ऐसी चीजें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इट इज कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके, ऑल राइटो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई साहब क्या करता है, इट गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन द सेक्युलर प्रिंसिपल्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेक्युलर प्रिंसिपल्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, ट्रस्ट, इक्वालिटी, फ्रीडम, होप, पीस,
जस्टिस, रूल ऑफ लॉ, डिग्निटी, प्रॉस्पेरिटी, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स हैं और इन सारे फंडामेंटल राइट्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है और इसको प्रोटेक्ट करने में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी हद तक जा सकता है। ठीक है, आपको अगर किसी रिलीजियस प्रैक्टिस के चलते आप इनमें से किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हैं तो भाई साहब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंटरफेयर करके आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, स्टेट कैन डू। ओके, हाउएवर दिस इज नॉट टू से दैट देयर इज नो वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। होता ही है भाई साहब वायलेशन। अगर 5 बर्तन आप रखेंगे तो आवाज तो आएगी। ठीक है, अगर इतने सारा हमारा इंडिया का डाइवर्स कम्युनिटी है तो क्लैशेस तो होंगे ही। ठीक है, क्लैशेस तो होंगे ही, मतभेद तो होंगे ही, लेकिन इन मतभेदों के चलते कोई इंसल्टेड फील करे, कोई लेफ्ट आउट फील करे या किसी पे कोई मेंटल टॉर्चर या दबाव या डोमिनेशन हो, ये गलत है। ठीक है, ओके। Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि ये क्लैशेस होंगे ही और इन क्लैशेस को निपटने के लिए हमने भाई साहब एक कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रॉन्गर बनाया। वी हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्गर सो दैट इट कैन इंटरवीन इन दीज इंसिडेंट्स। ठीक है, ओके। The knowledge that such rights exist makes us sensitive to their violations and enables us to take action when these violations takes place. तो पहली बात तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा बहुत बार हुआ है कि अभी भी कहीं पे अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस हो रही है, अभी भी कहीं पे मतलब लोअर कास्ट के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, गांव के कुएं से उनको पानी नहीं लेने जा रहा है, वो भाई साहब कुछ नहीं कर रहे, वो जा रहे भाई साहब दूर एक किसी नदी से पानी लेकर आ रहे हैं, इतना अपने आप को थका रहे हैं वो, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि इंडिया में उनको फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। उस गांव के पानी पे उनका उतना ही हक है जितना दूसरे गांव वालों का। ठीक है, ये उनको मालूम ही नहीं है। तो पहली बात तो नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी आर नॉलेजेबल अबाउट दीज थिंग्स। दो मिनट रुक जाओ, क्लास चल रहा है, 2 मिनट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट दैट वी आर नॉलेजेबल अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, अगर नॉलेज होगा, दस द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशंस एंड एनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशंस टेक्स प्लेस। ठीक है, जब ये वायलेशंस होंगे तो अगर हमको नॉलेज ही नहीं होगा तो वायलेशन होंगे और हम भाई साहब कुछ नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर पीपल। एनी क्वेश्चंस यू हैव? एनी क्वेश्चंस? आपका ये चैप्टर शायद कवर नहीं हुआ था आपके पूरे सिलेबस में, राइट? ऑल अदर चैप्टर्स हैव बीन कवर्ड, राइट, जो आपको एग्जामिनेशन में आने वाला है। ओके, पहला आपका ये कितने बजे तक था तुम्हारा क्लास?